नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सेल्फ हेल्प बुक्स चैनल पर। और आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आप चाहे कोई भी काम करते हो, आप एक सेल्समैन हैं। आज हम जिस बुक की समरी लेकर आए हैं वो सभी के लिए हेल्पफुल है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो किसी सेल्स प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं लेकिन उसमें अभी तक सफल नहीं हुए हैं। ये वीडियो समरी आपको एक बेहतरीन सेल्स प्रोफेशनल बनने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं और इस बुक में बताए गए सभी स्टेप्स को फॉलो करते हैं, तो आप अपनी सेल्स को इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत डबल कर सकते हैं। दोस्तों, सस्पेंस को ख़त्म करते हैं और बात करते हैं इस बुक के बारे में। दोस्तों, इस बुक का नाम है यू कैन सेल और जिसे लिखा है दोस्तों शिव खेरा ने। ये वीडियो इस बुक पर बनी अब तक की सबसे डिटेल वीडियो है। इस बुक को टोटल 31 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, जो आपके अंदर से एक बेहतरीन सेल्स प्रोफेशनल को बाहर निकालने में आपकी मदद करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एक बेहतरीन सेल्स प्रोफेशनल बनने की जर्नी को। चैप्टर नंबर 1, हु इज नॉट सेलिंग। इस चैप्टर में ऑथर हमसे पूछते हैं कि कौन नहीं बेच रहा। जब एक उम्मीदवार नौकरी के लिए अपना इंटरव्यू देता है तो उस समय वह उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी को बेचता है और इंटरव्यू लेने वाला अपनी कंपनी को बेचता है। जब एक लड़का एक लड़की को शादी के लिए प्रपोज करता है तब भी वो एक दूसरे को अपनी भावनाएं बेच रहे होते हैं। और जब एक लीडर वोट मांगने के लिए भाषण देता है तो वह लीडर जनता को अपना विचार बेचता है। बेचने की हमारी योग्यता ही किसी लेन देन की सक्सेस या फिर फेलियर को तय करती है। यहाँ पर ऑथर ने हमारे साथ एक सेल्समैन की परिभाषा शेयर की है, जो कोई भी किसी प्रोडक्ट या फिर सर्विस या फिर अपने विचारों को बेचता है, ऑथर ने उसे सेल्समैन कहा है। और इस परिभाषा के आधार पर कौन नहीं बेच रहा। एक माँ अपने विचारों को अपने बच्चों को बेचती है, क्या वह ऐसा नहीं करती? यहाँ पर बेचने पर कोई आर्थिक यानी कि मोनेटरी लाभ नहीं है, लेकिन भावनात्मक लाभ जरूर है। ऑथर कहते हैं कि हम हमेशा या तो अपने लिए या फिर अपने खिलाफ बेचते हैं। हम जिस तरह से बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और किसी से मिलते हैं, हर चीज़ हमारे बारे में कुछ ना कुछ कहती है और हमारी पर्सनैलिटी दूसरों पर नेगेटिव या फिर पॉजिटिव इम्प्रेशन छोड़ती है। और इस प्रकार हम हमेशा अपने लिए या फिर अपने खिलाफ बेचते रहते हैं। कैन सेलिंग स्किल्स बी लर्न। ऑथर कहता है कि कोई भी व्यक्ति सेलिंग स्किल्स को सीख सकता है और इस प्रोफेशन में ऊंचाइयां प्राप्त कर सकता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग बेचने की कला नहीं सीख सकते, बल्कि प्रॉब्लम तो ये है कि उनमें सीखने की चाहत की कमी है। और मैक्सिमम लोग अपनी लाइफ में फेल इसीलिए नहीं होते कि उनमें टैलेंट की कमी होती है, बल्कि इसीलिए होते हैं क्योंकि उनमें सीखने की बर्निंग डिज़ायर नहीं होती। सेलिंग स्किल सीखना स्विमिंग सीखने के समान है, जो कि सीखी जा सकती हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम किताब पढ़ करके तैरना नहीं सीख सकते, ठीक उसी तरह से जब तक हम मार्केट में जा करके प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम सेलिंग स्किल्स के अंदर बेस्ट नहीं हो सकते। ये बुक आपको सिर्फ ये नहीं बताती कि आपको क्या करना है, बल्कि ये भी बताती है कि आपको कैसे करना है। इस बुक के अंदर ऑथर ने हमारे साथ कुछ ऐसे सिद्धांतों को शेयर किया है जिससे आप एक अच्छा सेल्स प्रोफेशनल बन सकते हैं। और उन सभी सिद्धांतों को सीखने के लिए आपका इस वीडियो को लास्ट तक देखना बेहद जरूरी है। इससे पहले कि दोस्तों आप हमारी इस वीडियो की भावनाओं के अंदर खो जाएं, जल्दी से हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। चैप्टर 2, ए चूजन प्रोफेशन, यानी कि एक चुना हुआ व्यवसाय। ऑथर कहते हैं कि अगर लाइफ उन्हें दोबारा से अपने करियर को चुनने का मौका देती है तो वे केवल और केवल एक ही प्रोफेशन अपने लिए चुनेंगे। एंड वो प्रोफेशन है दोस्तों कमीशन सेल्समैन का, ना कि एक सैलरीड सेल्समैन का। ऑथर कहते हैं कि कमीशन पाने वाला सेल्समैन अपनी आमदनी का चेक खुद भरता है। वह अपनी कमाई और अपनी आमदनी को खुद तय करता है। वो कंपनी से कहता है कि अगर मैं कोई काम नहीं करता तो आप मुझे कोई भी पेमेंट नहीं कीजिए। सेलिंग का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है दोस्तों कि एक अच्छा सेल्समैन अपनी डेस्टिनी का निर्माण खुद करता है और अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल करता है। ऑथर कहते हैं कि हर एक सक्सेसफुल सेल्स प्रोफेशनल एक व्यापारी यानी एक बिजनेसमैन होता है और वह हमेशा खुद के लिए काम करता है। जब तक ऐसे इमोशंस
हर उस सेल्समैन के अंदर नहीं आएंगे जो कि सेल्स फील्ड में टॉप पर पहुंचना चाहता है, तो कभी भी सफल नहीं हो सकता। जितने भी सक्सेसफुल सेल्समैन हैं वो अपने लिए खुद के लिए काम करते हैं, ना कि किसी कंपनी या फिर अपने बॉस के लिए। चैप्टर 3, प्राइड इन द प्रोफेशन ऑफ सेलिंग, यानी कि बेचने के व्यवसाय पर गर्व करना। कभी कभी किसी प्रोफेशन के लिए नेगेटिव परसेप्शन पैदा हो जाता है जो किसी पर्सनैलिटी के व्यवहार को हमारे सामने ला देता है। मैक्सिमम लोग सेल्समैन को ज़्यादा बोलने वाला और चालाक व्यक्ति समझते हैं जो अपनी आत्मा को बेच करके लोगों को बेवकूफ़ बनाता है और किसी भी कीमत पर उसका गोल होता है कमीशन को हासिल करना। वह किसी भी तरह बस अपनी चीज़ों को बेचना चाहता है। मैक्सिमम लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि आपको अपने प्रोफेशन में सफल होने के लिए दांव पेच यानी कि ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड को सीखना होगा, धोखा और हेराफेरी सीखनी होगी। जबकि एक अच्छा सेल्स प्रोफेशनल केवल व्यापार सीखता है और हेराफेरी बेईमानों के लिए छोड़ देता है। सच्चाई और ईमानदारी से बेचना एक बहुत अच्छा और बेहतरीन व्यवसाय है। मैक्सिमम लोगों के लिए बेचना एक पेशा है, लेकिन जो लोग सेल्स के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छा प्रोफेशन है। ऑथर शिव खेरा जी कहते हैं कि एक अच्छे सेल्स प्रोफेशनल के पास काम की कभी भी कमी नहीं होती। एक अच्छे सेल्स प्रोफेशनल की आमदनी हमेशा एक आम आदमी से ज़्यादा होती है। किसी चीज़ को बेचना इस दुनिया में सबसे अधिक पैसे देने वाला प्रोफेशन है। सेल्स की वजह से ही हमारी इस इकोनॉमी का चक्का चलता है और लोगों को रोजगार मिलता है। इसीलिए हमें अपने इस प्रोफेशन के ऊपर गर्व करना चाहिए। व्हाट इज सेलिंग मीन्स बेचना किसे कहते हैं? बेचना और कुछ नहीं बल्कि बायर और सेलर के बीच ट्रांसफर ऑफ एंथुजियाज्म यानी कि उत्साह का लेन देन है। आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस को लेकर के जितने ज़्यादा उत्साहित हैं, अगर आप खरीदने वाले को भी आपके प्रोडक्ट के लिए उतना ही ज़्यादा उत्साहित कर पाए तो वह आराम से आपसे उस प्रोडक्ट या फिर सर्विस को खरीदना चाहेगा। चैप्टर 4, एटीट्यूड डिटरमाइंस आवर सक्सेस, यानी कि हमारा नज़रिया ही हमारी सफलता को तय करता है। किसी भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस की सेल्स एक सेल्स प्रोफेशनल के एटीट्यूड पर ज़्यादा डिपेंड करती हैं बजाय कि एक खरीदार यानी कि प्रोस्पेक्ट के एटीट्यूड पर। एक अच्छा सेल्स प्रोफेशनल कभी भी अपने प्रोफेशन पर शर्म नहीं करता बल्कि गर्व करता है। केवल एक चीज़ उसे शर्मिंदा करती है, वो है उसका परफॉर्म नहीं करना। एक बार एक शूज यानी कि जूता बनाने वाली कंपनी ने अपने 2 सेल्समैन को अफ्रीका के एक देश के अंदर भेजा। उन दोनों को जूता बेचने की जिम्मेवारी दी गई थी। दोनों ने कुछ गांवों का दौरा किया और गांव वालों को बिना जूतों के देखा, तो उनमें से एक ने तुरंत अपने मैनेजर को मैसेज किया कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जूता नहीं पहनता, इसीलिए यहाँ पर कोई भी मार्केट नहीं है और यहाँ पर हमारी कोई सेल नहीं होगी और इसीलिए मैं वापस आ रहा हूँ। वहीं दूसरे सेल्समैन ने अपने मैनेजर को मैसेज किया कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी मार्केट है क्योंकि यहाँ पर किसी ने भी जूते नहीं पहने हैं और हमें हर एक व्यक्ति को जूते पहनाने का मौका मिलेगा, इसीलिए हमें अपने प्रोडक्शन को बढ़ा देना चाहिए। यहाँ पर दोनों सेल्समैन एक ही सिचुएशन पर थे, लेकिन दोनों में जो डिफरेंस था वो था उनके नज़रिए यानी एटीट्यूड का। कुछ लोग खुद को सेल्समैन कहते हैं लेकिन असलियत में वो ऑर्डर लेने वाले होते हैं और इनफैक्ट वो सही तरीके से ऑर्डर भी नहीं लेते। कुछ सेल्समैन गुजारे के लायक भी अपनी अर्निंग नहीं कर पाते और कुछ लोग उसी प्रोफेशन में आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ सेल्समैन एक ही मार्केट में एक ही कंपनी के आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स को बेच करके बाकियों के मुकाबले 10 से 20 इनफैक्ट 100 गुना ज़्यादा भी पैसा कमा सकते हैं। एंड दोस्तों ये डिपेंड करता है सेल्समैन के एटीट्यूड पर। अगर आप सक्सेसफुल सेल्स प्रोफेशनल्स की जीवनी पढ़ेंगे जिन्होंने एथिकली फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव किया है तो आप पाएंगे कि उनमें एक चीज़ कॉमन है, वे सभी पॉजिटिव रूप से सोचते हैं और पॉजिटिव काम करते हैं। सक्सेस, फेलियर और सोच के बीच एक बहुत ही मजबूत रिश्ता है। एक अच्छा सेल्स प्रोफेशनल हमेशा अपने दिमाग को पॉजिटिव विचारों से भरता रहता है ताकि वह हमेशा पॉजिटिव रहे। जीतने वाले और हारने वाले लोगों में बस एक ही फ़र्क होता है दोस्तों, जीतने वाले लोग वो काम करने की आदत बना लेते हैं जो हारने वाले लोग करना नहीं चाहते। चैप्टर नंबर 5, फॉर्मूला फॉर सक्सेस,
यानी सफलता के नुस्खे। सेलिंग प्रोफेशन एक्साइटिंग और रिवॉर्डिंग हो सकता है और ये आपको फाइनेंशियली और इमोशनली एक्साइटेड कर सकता है और ये आपको डिप्रेस और फ्रस्ट्रेट भी कर सकता है। लेकिन ये सभी चीज़ें डिपेंड करती हैं दोस्तों आपके एटीट्यूड पर कि आप सक्सेस और फेलियर को कैसे झेलते हैं। जब एक इंसान कोई सेल्स करता है तो वह इमोशनली काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और जब वही इंसान कोई सेल्स नहीं कर पाता तो वह अपने आप को हारा हुआ रिजेक्टेड फील करता है। लेकिन जब एक सेल्समैन ये फील करता है कि सेल्स प्रोफेशन न केवल बेचने का प्रोफेशन है बल्कि इससे दूसरों की मदद भी की जा सकती है, उनकी समस्याओं को भी सुलझाया जा सकता है, तब वह अपने आप को हमेशा मोटिवेट रख पाता है। इस प्रोफेशन में सफल होने के लिए एक इंसान को पहले से ही आजमाए हुए तरीकों को अपनाना चाहिए। सक्सेस अपने आप नहीं आती और बिना काम किए लाइफ में आपको कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। जिस तरह से बिना बोए हुए फसल नहीं उग सकती, उसी तरह से बिना इन्वेस्टमेंट किए कोई लाभ नहीं मिलता। आराम से बैठ करके लाइफ में कोई भी सेल्स नहीं हो सकती। ये आपकी लगातार कड़ी मेहनत और सोचे समझे कर्म का नतीजा होती है। दुनिया में कोई भी काम हम दो वजह से करते हैं, पहला सुख पाने के लिए, दूसरा दुख से बचने के लिए। इसीलिए आप अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर को सेल करने से पहले उसकी कारण को पहचानने की कोशिश कीजिए और उसके बाद अपने प्रोडक्ट को उस कस्टमर को हैज ए सोल्यूशन प्रोवाइड कीजिए। अगर आप सेल्स प्रोफेशन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको हमेशा अपने सेल्स प्रोफेशन पर गर्व करना चाहिए, अपने प्रोडक्ट और अपनी कंपनी पर विश्वास करना चाहिए और अपने प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट जानकारी रखनी चाहिए और ईमानदारी से पेशेंस के साथ लगातार कड़ी मेहनत करनी चाहिए। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। बेचना एक डिश बनाने के समान है। जिस प्रकार से एक डिश बनाने के लिए हमें अच्छी क्वालिटी वाली सही सामग्री को उचित मात्रा में मिला करके सही तापमान पर पकाना पड़ता है, उसी तरह से पॉजिटिव थिंकिंग और राइट वैल्यूज और परफेक्ट प्लानिंग और अच्छी मार्केटिंग और अच्छी सेलिंग स्किल्स और आफ्टर सेल्स सर्विसेज की हेल्प से हम खुद को एक बेहतरीन सेल्स प्रोफेशनल बना सकते हैं। चैप्टर नंबर 6, क्वालिटीज ऑफ ए विनिंग प्रोफेशनल। एडिसन ने एक बार कहा था 95% पसीना बहाना और 5% इंटरनल मोटिवेशन का नाम है सक्सेस। एक सक्सेसफुल सेल्स प्रोफेशनल बनने के लिए आपके अंदर 6 C's होने चाहिए। पहला C है कैरेक्टर। एक अच्छा सेल्स प्रोफेशनल सबसे पहले अपने कस्टमर के बारे में सोचता है और उसके बाद अपने कमीशन के बारे में। वो अपनी परफॉर्मेंस, कंपनी और अपने प्रोडक्ट पर हमेशा गर्व करता है और इस गर्व और ताकत के साथ वह मजबूत इरादा ले करके अपने कस्टमर के पास जाता है और उनका विश्वास जीतता है और यही कैरेक्टरिस्टिक्स उन्हें एक बेहतरीन सेल्स पर्सन बनाती हैं। दूसरा C है दोस्तों करेज। एक अच्छा सेल्स प्रोफेशनल बहुत ही ज़्यादा करेज वाला होता है। वह लगातार हार का सामना करता है और बार बार अपने कस्टमर से ना सुनने के बाद भी वह अपनी हिम्मत को टूटने नहीं देता और लगातार नए प्रोस्पेक्ट की खोज करता रहता है। तीसरा C है दोस्तों कन्विक्शन। एक सफल सेल्समैन वही बन सकता है जिसे अपने प्रोडक्ट और सर्विस, अपने बिजनेस और अपनी संस्था में विश्वास हो। फोर्थ C है दोस्तों क्लियरिटी। एक सफल सेल्समैन बनने के लिए आपको अपनी लाइफ के प्रति और अपने गोल्स के प्रति पूरी तरह से क्लियरिटी होनी चाहिए। फिफ्थ C है दोस्तों कॉम्पिटेंस यानी कि योग्यता। एक सफल प्रोफेशनल बनने के लिए आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए। इसके लिए आपको सेलिंग स्किल्स सीखनी चाहिए और अपनी विल पावर को मजबूत करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स प्रोफेशनल की बायोग्राफी को पढ़ना चाहिए और ऐसी वीडियोस देखनी चाहिए जो आप अभी देख रहे हैं। और 6 है दोस्तों कम्युनिकेशन। एक बेहतरीन सेल्समैन एक बहुत ही अच्छा कम्युनिकेटर भी होता है। वो अपनी बात को सामने वाले को आसानी से समझाता है और उसकी बात को भी समझता है। इस तरह से वो बहुत ही आसानी से अपनी सेल्स को क्लोज कर पाता है। अगर आप एक बेहतरीन सेल्स पर्सन बनना चाहते हैं तो आपको हमेशा अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करते रहना चाहिए। एक सक्सेसफुल सेल्स प्रोफेशनल हमेशा ये चीज़ें करता रहता है। वो हमेशा नए कस्टमर्स को ढूंढता रहता है और पुराने ग्राहकों के साथ अपने रिलेशन को बनाए रखता है, क्योंकि पुराने ग्राहकों के साथ नया बिजनेस पैदा करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होता है।
वो अपने कस्टमर्स को आफ्टर सेल सर्विस देता है। वो अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ हासिल करता है और अपने कस्टमर के पेन को कम करने की कोशिश करता है या फिर उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट पहुंचाने की कोशिश करता है। इस तरह से वो बुलंदियों की ऊंचाइयों को छूता जाता है। चैप्टर नंबर 7, प्लीजिंग पर्सनैलिटी। एक सेल्स प्रोफेशनल के तौर पर आपको अपने क्लाइंट पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने के लिए एक आकर्षक व्यक्तित्व की ज़रूरत पड़ती है। एक बहुत पुरानी सेइंग है दोस्तों, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। और आपको अपना फर्स्ट इम्प्रेशन बनाने के लिए कभी भी सेकंड चांस नहीं मिलता। फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि लोग आपसे मिलने के 3 से 5 सेकंड के अंदर ही आपको परखने लगते हैं। अगर एक सेल्स प्रोफेशनल 30 सेकंड के अंदर अपने क्लाइंट का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर पाता तो वह आगे भी कुछ नहीं कर पाता। लोगों पर हम जो फर्स्ट इम्प्रेशन डालते हैं वह पॉजिटिव या फिर नेगेटिव हो सकता है। वो सामने वाला व्यक्ति उस आधार पर अपना डिसीजन लेता है और उसी के अनुसार वह खुद को कंफर्टेबल और अनकंफर्टेबल महसूस करता है। फर्स्ट इम्प्रेशन में आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके हाथ मिलाने का तरीका, बॉडी पोस्चर, जेस्चर और आई कॉन्टैक्ट एक्सेट्रा शामिल होते हैं। इसीलिए अगर आपको अपने क्लाइंट के साथ डील क्लोज करनी है तो पहले आपको उसका दिल जीतना होगा। इसीलिए जब भी आप अपने क्लाइंट से मिले तो हमेशा साफ सुथरे प्रेस किए हुए कपड़े पहन करके मिलें। और मिलते समय हाथ मिलाना एक प्रोफेशनल तरीका है दोस्तों, जो आपको एज ए प्रोफेशनल शो करता है। बात करते समय हमेशा अपने क्लाइंट के साथ आई कांटेक्ट बना करके रखें, जिससे आपकी विश्वसनीयता बढ़ती है। और चेहरे पर हमेशा हल्की स्माइल रखें। और अगर आप चाहें तो अपने क्लाइंट को एक जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं। ये सभी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी को प्लीजिंग बनाती हैं। चैप्टर नंबर 9, सेलिंग इज ए रिजेक्शन बिजनेस। एक व्यक्ति को हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए कि एक अच्छे से अच्छा सेल्समैन भी 100% सेल्स नहीं कर सकता और एक घटिया से घटिया सेल्समैन भी बाय डिफ़ॉल्ट एक आध सेल्स कर लेता है। गलती से सेल्स करना सेलिंग नहीं है, बल्कि इसे फेरी वाला यानी कि पैडलिंग कहते हैं। सेल्स प्रोफेशन में हमें हाँ से ज़्यादा नहीं यानी रिजेक्शंस का सामना करना पड़ता है। जो एक सुलझा हुआ सेल्समैन नहीं होता उसके लिए बार बार ना सुनने की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा तनावपूर्ण होती है और वह इसे संभाल नहीं पाता। इसका कारण है क्योंकि वह इस ना को पर्सनली ले लेता है, जिससे उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और उसकी काम करने की इच्छा समाप्त हो जाती है। लेकिन उसे एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि सेलिंग इज ए रिजेक्शन बिजनेस। इस प्रोफेशन में हमें हाँ से ज़्यादा ना सुनने को मिलती है। कुछ लोगों के लिए ना सुनना निराशाजनक हो सकता है, लेकिन वहीं पर ना सुनना एक बेहतरीन सेल्समैन के लिए दोबारा से ऊपर उठने का मौका होता है। एक बेहतरीन सेल्समैन के लिए नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी होता है, क्योंकि वह जानता है कि सेल्स में 80% श्रेय सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ इमेज और मेंटल कंडीशन को जाता है और सिर्फ 20% सेलिंग स्किल्स को। इसीलिए वह ना सुन करके खुद को कभी भी डिमोटिवेट नहीं करता। वह हमेशा अपनी मेंटल कंडीशन को बेहतरीन बनाए रखता है और नए प्रोस्पेक्ट की खोज में चलता जाता है। चैप्टर नंबर 9, ट्रांजैक्शनल वर्सेस रिलेशनशिप सेलिंग। इस चैप्टर में ऑथर हमारे साथ 2 तरह के सेल्समैन की बात करते हैं। एक जो सिर्फ ट्रांजैक्शन यानी कि लेन देन करते हैं और दूसरे जो रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। चलिए इन दोनों में फ़र्क समझते हैं। ट्रांजैक्शन सेलिंग, इस तरह की सेलिंग कम समय के लिए होती है, जिसमें सेल्समैन सिर्फ एक सेल्स प्राप्त करने पर ध्यान लगाता है। यहाँ पर सिर्फ एक ही बार लेन देन होता है, भविष्य के बारे में नहीं सोचा जाता। जबकि रिलेशनशिप सेलिंग में एक सेल्स प्रोफेशनल अपने कस्टमर को क्लाइंट में बदलता है। यहाँ पर एक सेल्समैन ना सिर्फ किसी प्रोडक्ट या फिर सर्विस को कस्टमर को सेल करता है, बल्कि उसके साथ साथ वह उसका विश्वास भी जीतता है और उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करता है। आपका कस्टमर चाहे कोई भी हो, आपसे लंबे समय तक तभी जुड़ेगा जब आप उसके साथ मजबूत रिलेशनशिप स्थापित करेंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं आपसे अपने ऑफिस के लिए प्रिंटर खरीदता हूँ तो यहाँ पर सिर्फ एक लेन देन यानी कि ट्रांजैक्शन हुई है और मुझे ग्राहक समझा जाएगा। और अगर मैं
अपने ऑफिस की सभी चीज़ें आपसे खरीदने लग जाता हूँ तो हमारे बीच एक रिलेशनशिप बन जाएगा और अब मैं आपका कस्टमर नहीं बल्कि क्लाइंट बन गया हूँ। इसीलिए अगर आप अपने कस्टमर से लंबे समय तक बिजनेस चाहते हैं तो आपको अपने कस्टमर को क्लाइंट में बदलना होगा। इसके लिए आपको उसके साथ अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना होगा और ऐसा करने के लिए आप उन्हें बर्थडे, एनिवर्सरी कार्ड या फिर फ्री गिफ्ट दे सकते हैं। कभी कभी उनके साथ डिनर करना भी आपके रिलेशनशिप को मजबूत बनाता है। चैप्टर नंबर 10, साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग। इस चैप्टर में ऑथर हमें बताते हैं कि एक बेहतरीन सेल्स प्रोफेशनल अपने कस्टमर्स की साइकोलॉजी को समझता है। वह अपने ग्राहकों को ये बताने की बजाय कि उन्हें उसके प्रोडक्ट या फिर सर्विस की ज़रूरत है, वह उनकी मौजूदा ज़रूरतों को पहचानता है और उन्हें उन ज़रूरतों का एहसास करवाता है और फिर अपना प्रोडक्ट और सर्विस हैज ए सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाता है। ऑथर के अनुसार मैक्सिमम कस्टमर्स बाइंग डिसीजन बुद्धि या फिर इमोशन के आधार पर लेते हैं। हर एक कस्टमर में ये दोनों चीज़ें उपलब्ध होती हैं और आमतौर पर कस्टमर लॉजिकल और इमोशनल दोनों तरह से सेटिस्फाइड होना चाहते हैं, तभी वह किसी प्रोडक्ट या फिर सर्विस को खरीदते हैं। जैसा कि कहा भी गया है, तर्क यानी कि लॉजिक बुद्धि को खोलता है, जबकि इमोशन यानी कि भावना चेक को खोलती है। इसीलिए अपने कस्टमर्स को इमोशनली कनेक्ट करना एक सेल्स प्रोफेशनल बखूबी जानता है। इमोशनल अपील, कई बार आपको अपने कस्टमर्स को उनकी ज़रूरत रियलाइज़ करवाने के लिए इमोशनल अपील का भी यूज़ करना पड़ता है। जैसे कई बार LIC एजेंट क्लाइंट से कहता है कि भगवान ना करे अगर अचानक आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो आपके बाद आपके परिवार का क्या होगा, कौन उनकी देख रेख करेगा। इस तरह के सवाल इंसान को सोचने पर मजबूर करते हैं, क्योंकि इसे एक भावनात्मक रूप से तकलीफ देने वाली तस्वीर उनके दिमाग में बनती है। साइकोलॉजी ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, कई बार एक अच्छा सेल्समैन अपने पोटेंशियल कस्टमर से सवाल पूछ करके उनकी ज़रूरतों को जानने की कोशिश भी करता है। हमेशा अपने क्लाइंट को छोटे छोटे डिसीजन लेने में मदद करें। ऐसा करने से क्लाइंट के लिए बड़े फैसले लेना आसान हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए कपड़े बेचने वाला सेल्समैन कहता है, ये ड्रेस आप पर बहुत सुंदर लगेगी, आपको बस ये चूज़ करना है कि आप इसे ब्लैक या फिर वाइट कलर में लेना पसंद करेंगे। जैसे ही क्लाइंट कलर चूज़ करता है वह आपके प्रोडक्ट को खरीद लेता है। चैप्टर नंबर 11, आइडेंटिफाइंग कस्टमर नीड्स एंड वांट्स, यानी कि ग्राहकों की ज़रूरतों और चाहतों को पहचानना। एक अच्छा सेल्समैन अपने कस्टमर्स की ज़रूरतों को पहचानता है, क्योंकि वह जानता है कि कस्टमर्स की वजह से ही हम हैं और कस्टमर्स की वजह से ही बिजनेसेस लॉन्ग रन तक सरवाइव कर पाते हैं। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम अपने कस्टमर्स की नीड को पहचानें और उन्हें पूरा करें। कई बार सेल्समैन बिना सोचे समझे कस्टमर्स को सॉल्यूशन देना शुरू कर देता है, जिसके कारण आप अपने कस्टमर्स को खो सकते हैं। इसकी बजाय एक अच्छा सेल्समैन कस्टमर्स की नीड को ढूंढने और उसे पूरा करने पर फोकस करता है, क्योंकि हर एक कस्टमर विशेष होता है और उसकी ज़रूरतों को जानकर ही हम एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन बना सकते हैं और उसे खरीदने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। किसी नए कस्टमर को लाना 6 से 10 गुना ज़्यादा महंगा पड़ता है, बजाय अपने पुराने ग्राहकों को बनाए रखना। चैप्टर नंबर 12, डेवलपिंग क्वालिटी एंड ट्रस्ट। अगर आप अपने कस्टमर के साथ लंबे समय तक व्यवसाय करना चाहते हैं तो आपको हमेशा अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करते रहना चाहिए। हमेशा कमिटेड रहिए और कम वादा कीजिए और डिलीवर ज़्यादा कीजिए। आज अधिकांश लोग उतना भी काम नहीं करते जितने के लिए उन्हें पे किया जाता है, और कुछ लोग उतना ही काम करते हैं जिससे उनकी जान छूट सके और वे बिजनेस या फिर जॉब से बाहर न हो सके। केवल कुछ लोग ही हैं जो कम वादा करके ज़्यादा डिलीवर करते हैं। और अगर आप खुद को उन कुछ सेल्स प्रोफेशनल्स के अंदर शामिल कर पाए तो उसके बाद आपका कोई कंपटीशन नहीं होगा, बल्कि आप खुद एक कंपटीशन बन जाएंगे। चैप्टर नंबर 13, सेल्स प्रोसेस। एक कहावत है दोस्तों, जब तैयारी को अवसर प्राप्त होता है तो लोग इसे गुड लक कहते हैं। एक अच्छा सेल्स प्रोफेशनल ही सेल में पूरी तैयारी की अहमियत को समझ सकता है और यही उसकी काबिलियत को मोटिवेट करता है।
ताकि वह उस सेल को बना सके जिसे कम तैयारी वाले सेल्समैन नहीं बना पाते। कड़ी मेहनत और तैयारी का कोई भी अल्टरनेटिव नहीं होता। सेल्स प्रोफेशनल जितनी ज़्यादा तैयारी करेगा, सेल्स करने की संभावना उसकी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। पोटेंशियल कस्टमर के बारे में हम जितना अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं, हमें उतनी जानकारी हासिल करनी चाहिए ताकि हम एक बेहतरीन सेल्स प्रेजेंटेशन बना सकें। इसके लिए हम क्लाइंट की वेबसाइट पर जा करके उनकी वैल्यूज, विज़न और मिशन के बारे में जान सकते हैं और साथ ही हम ये भी जान सकते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है जो आपके कस्टमर को खरीदने के लिए मजबूर कर सकती है, उसकी क्रेडिट रेटिंग क्या है और मार्केट में उसकी गुडविल क्या है और उसके फैसले लेने का तरीका क्या है। ये सभी चीज़ें हमें पहले ही अगर मालूम होगी तो हमारी सेल्स क्लोज करने की संभावना बढ़ जाएगी। हमेशा सेलिंग टूल्स अपने साथ रखिए। कोई भी चीज़ जो आपकी सेल्स प्रेजेंटेशन को मजबूत बनाने में आपकी सहायता करती है, ऑथर ने उसे सेल्स टूल कहा है। और एक अच्छा सेल्स प्रोफेशनल हमेशा अपनी सेल्स किट में अच्छे सेल्स टूल्स को रखता है। इससे उसकी जिम्मेदारी और सावधानी झलकती हैं और ये सभी चीज़ें उसकी तैयारी को दिखाती हैं। ये छोटी चीज़ें जो बहुत कम समय लेती हैं लेकिन दूसरों के मुकाबले आपको बहुत अलग खड़ा कर देती हैं, ये आपकी सेल्स प्रोफेशनलिज्म को दिखाती हैं और ये दिखाती हैं कि आप अपने क्लाइंट के समय की कदर करते हैं। एक प्रेजेंटेशन सेल्स किट के अंदर निम्नलिखित चीज़ें हो सकती हैं, जैसे अपने बिजनेस के कार्ड्स, कंपनी का एड्रेस या फिर उसकी वेबसाइट, कैटलॉग या फिर उसके प्रोडक्ट के सैंपल। अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो आपका लैपटॉप, ऑडियो और वीडियो। अगर आपने अपने क्लाइंट को पहले से ही कोई मेल भेजी है तो उसकी कॉपी और अपने सेटिस्फाइंग कस्टमर्स की चिट्ठियाँ या फिर वीडियोज़, ये सभी चीज़ें आपकी सेल्स किट में होनी चाहिए। किसी भी क्लाइंट को प्रेजेंटेशन देने से पहले ये जानने की कोशिश करें क्या उसे उस प्रोडक्ट को लेने का डिसीजन करने का अधिकार है या फिर नहीं। इससे आपके समय की बचत होगी। एक बात हमेशा याद रखें कि एक कस्टमर कोई प्रोडक्ट या फिर सर्विस नहीं खरीदता बल्कि बेनिफिट और सॉल्यूशंस खरीदता है। इसीलिए अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज पर ध्यान देने की बजाय कस्टमर्स के बेनिफिट्स और सॉल्यूशंस के बारे में बात करनी चाहिए। चैप्टर नंबर 14, एडिंग न्यू कस्टमर्स। एक बेहतरीन सेल्स प्रोफेशनल हमेशा नए कस्टमर्स की खोज करता रहता है। नए कस्टमर्स को ढूंढना ठीक हर दिन नए बीज बोने के समान है, जिससे आप लगातार फसल काट सकते हैं। बहुत से सेल्समैन जो हमेशा सेल्स प्रेजेंटेशन में उलझे रहते हैं, वे कभी कभी ये भूल जाते हैं कि उन्हें नए कस्टमर्स को भी जोड़ना है, जिसकी वजह से आगे चल करके वे बहुत सी मुसीबतों को झेलते हैं। चाहे एक सेल्समैन कितना ही बिजी क्यों न हो और कितना ही अच्छा क्यों न कर रहा हो, उसे हमेशा नए क्लाइंट्स की खोज करते रहना चाहिए। यहाँ पर ऑथर ने हमारे साथ कुछ सोर्सेज शेयर की हैं जिनसे आप नए क्लाइंट्स की खोज कर सकते हैं, जैसे न्यूज़ मीडिया, ट्रेड शोज, वेबसाइट एंड ब्लॉग्स, कोल्ड कॉलिंग, ईमेल और SMS, एडवर्टीजमेंट और होर्डिंग्स एक्सेट्रा। पुराने कस्टमर्स से रेफरल्स लेना भी नए कस्टमर्स को ढूंढने का जादुई तरीका है। चैप्टर नंबर 15, रेफरल्स एंड टेस्टिमोनियल्स। जब कोई क्लाइंट आपसे सेटिस्फाइड होता है और उसे आपका प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज पसंद आती हैं, तो वहाँ पर एक अच्छा सेल्समैन उससे रेफरल्स और टेस्टिमोनियल्स लेता है। रेफरल्स या तो लिखित या फिर वीडियो फॉर्म्स के अंदर हो सकते हैं। इससे नए कस्टमर आप पर आसानी से विश्वास कर सकते हैं और आपके सेल्स के चांसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि केवल सेटिस्फाइंग कस्टमर्स ही रेफरल्स देते हैं, क्योंकि वे सेल्समैन की ईमानदारी, योग्यता और विश्वसनीयता पर पूरा भरोसा करते हैं। एक प्रोफेशनल अपने सेटिस्फाइड क्लाइंट से पूछता है, मिस्टर राजेश, जैसे आपका बिजनेस एक सेटिस्फाइड क्लाइंट के दिए हुए रेफरल से बढ़ता है, उसी तरह से मेरा बिजनेस भी बढ़ता है और मैं ये समझता हूँ कि आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड हैं। तो क्या आप अपने उन 3 दोस्तों के बारे में बता सकते हैं जिनसे मैं इस प्रोडक्ट के बारे में बात कर सकता हूँ। चैप्टर नंबर 16, नर्वसनेस फ्रॉम कॉल्स एंड टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। अपॉइंटमेंट्स लेने के लिए टेलीफोन का इस्तेमाल करने से आप अपने टाइम, एनर्जी और मनी, इन तीनों को बचा सकते हैं। एक पल के लिए सोचिए, आप किसी से मिलने के लिए 50 किलोमीटर दूर गए और वहां पर जाने के बाद आपको पता चलता है कि वह व्यक्ति जिससे आप मिलने गए थे वो आज ऑफिस नहीं आया।
ऐसे में आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। इसकी बजाय आप फ़ोन कॉल से अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। कुछ लोग इस डर से फ़ोन नहीं करते कि कहीं उन्हें रिजेक्ट न कर दिया जाए। जब किसी व्यक्ति को रिजेक्ट किया जाता है तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और वह डीमोटिवेटेड फील करता है। इस वजह से बहुत से लोग फ़ोन कॉल्स करना पसंद नहीं करते। लेकिन एक सही तरीके से की गई फ़ोन कॉल आपको अपॉइंटमेंट लेने में हेल्प करती है। एक रिसर्च से ये बात प्रूव हुई है कि 50% सेल्समैन पहली रिजेक्शन के बाद ही फ़ोन कॉल करना छोड़ देते हैं और लगभग 60% सेल्समैन दूसरी रिजेक्शन के बाद फ़ोन कॉल करना छोड़ देते हैं और लगभग 70% सेल्समैन तीसरी रिजेक्शन के बाद फ़ोन कॉल करना छोड़ देते हैं और अप्रोक्सीमेट 80% सेल्समैन फोर्थ सेल्स कॉल के बाद अपने क्लाइंट को कॉल करना बंद कर देते हैं। केवल 20% लोग ही हैं जो फोर्थ कॉल के बाद अपने क्लाइंट से मिलते हैं और रिसर्च ये बताती है कि 80% सेल्स तकरीबन 5वीं कॉल के आसपास ही क्लोज होती है। और इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है कि सिर्फ 20% सेल्समैन ही 80% डील्स को क्लोज करते हैं। किसी भी क्लाइंट को फ़ोन कॉल करते समय हमेशा कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे फ़ोन कॉल करते समय अपना इंट्रोडक्शन छोटा और सिंपल रखें। अपनी सेल्स कॉल से जुड़ी एक मजबूत स्टेटमेंट लिख लें, उसे याद कर लें और उसे दोहराएं और अपॉइंटमेंट लेने के लिए डेट और टाइम फिक्स कर लें। एग्जाम्पल के लिए आप इस सेल्स कॉल को सुन सकते हैं। हाय संकेत, क्या आपके पास मुझसे बात करने के लिए 1 मिनट है? ऐसे में आपका क्लाइंट बोल सकता है कि मेरे पास 1 मिनट है। तब आप बोल सकते हैं, मेरा नाम संजीव है और मैं स्काईलार्क कंपनी से बात कर रहा हूँ और अभी हाल ही में हमारे पास एक ऐसी मशीन आई है जो आपके खर्चे को 30% तक कम कर सकती है। क्या आप अपने खर्चे को कम करने में इंटरेस्टेड हैं? आपसे इस बारे में और ज़्यादा डिटेल में बात करने के लिए कौन सा दिन बेहतर रहेगा, सोमवार या फिर मंगलवार? इस तरह से आप अपनी सेल्स स्क्रिप्ट को लिख सकते हैं। और अगर सामने वाला आपके द्वारा पूछने पर आपको मना कर देता है कि उसके पास आपसे बात करने के लिए समय नहीं है, तो आप उसके अनुसार समय और तारीख पूछ सकते हैं। अच्छा, तो आपकी सुविधा के अनुसार आप कब फ्री हैं और कितने बजे? इस तरह से आप उससे दोबारा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। सही समय पर कॉल करने से क्लाइंट के साथ अपॉइंटमेंट की संभावना बढ़ जाती है। चैप्टर नंबर 17, आर्ट ऑफ लेटर राइटिंग। चिट्ठी लिखना अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग फिक्स करने का एक पुराना लेकिन एक असरदार तरीका है। लेकिन केवल सही तरीके से लिखा गया लेटर या ईमेल और एसएमएस आपको अपॉइंटमेंट दिला सकता है। किसी भी चिट्ठी को लिखते समय आपको हमेशा इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। आपके लेटर का पहला वाक्य सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि पहली लाइन अगर अट्रैक्टिव नहीं होगी तो क्लाइंट उसे आगे नहीं पढ़ेगा। अपनी लेटर को हमेशा सिंपल और शॉर्ट रखें। केवल ज़रूरी बातों को शामिल कीजिए। हमेशा प्रूफ रीडिंग कीजिए और अपने लेटर्स की स्पेलिंग को जांच लें, स्पेशली अपने क्लाइंट का नाम। खुद से मिलने के लिए क्लाइंट को एक ठोस वजह दें। अपनी चिट्ठी को ऐसे बंद करें जिसमें आपकी तरफ से क्लाइंट को कुछ करने का आग्रह हो। क्लाइंट को हमेशा स्पष्ट सूचना दें कि आप कुछ करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 18, क्वेश्चंस आर द आंसर्स। एक बहुत पुरानी सेइंग है दोस्तों, टेलिंग इज नॉट सेलिंग, ओनली आस्किंग क्वेश्चंस इज सेलिंग। केवल सवालों के जरिए ही आप एक इंसान को अपने साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और एक अच्छी सेल्स प्रेजेंटेशन में सेल्समैन अपने क्लाइंट से क्वेश्चंस पूछकर उसकी नीड को पहचानने की कोशिश करता है। सवाल पूछना क्लाइंट के साथ कनेक्ट करने का एक बेहतरीन तरीका है। और सवाल 2 प्रकार के हो सकते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। चलिए इन दोनों में डिफरेंस समझते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस का आंसर एक शब्द में नहीं दिया जा सकता। ऐसे क्वेश्चंस की शुरुआत क्या, कैसे, कहाँ, कब और क्यों से होती है, जबकि क्लोज एंडेड क्वेश्चंस में आपके आंसर हाँ या फिर ना में हो सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन से आपको क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, बल्कि एक निश्चित आंसर मिलता है। जैसे, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? इसका आंसर हाँ या फिर ना में दिया जा सकता है। लेकिन अगर आप इसी क्वेश्चन को ओपन एंडेड क्वेश्चन की तरह पूछें, जैसे मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, तो कस्टमर को थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, जिससे आपको उसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिलेगी और आपके लिए कस्टमर से डील करना आसान हो जाएगा।
इसके लिए प्रेजेंटेशन के दौरान आप ज़्यादा से ज़्यादा ओपन एंडेड क्वेश्चंस को पूछने की कोशिश कीजिए। चैप्टर नंबर 19, लिसनिंग इज केयरिंग। गुड कम्युनिकेशन के अंदर दो चीज़ें शामिल होती हैं। पहला, इन्फॉर्मेशन को देना, दूसरा इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करना। और एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन देने के लिए ये दोनों चीज़ें ही इम्पोर्टेंट होती हैं। इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपको क्लाइंट से बात करनी होती है और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आपको क्लाइंट को सुनना पड़ता है। और एक प्रेजेंटेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको ज़्यादा सुनने पर फोकस करना चाहिए। ये आपके क्लाइंट को शो करता है कि आप उसकी भावनाओं की परवाह करते हैं, जिसकी वजह से क्लाइंट आप पर भरोसा करता है। सवाल पूछना और अपने क्लाइंट की बातों को ध्यान से सुनना अपने क्लाइंट की नीड को पहचानने का सबसे आसान तरीका है। 90% प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ध्यान से सुनने से ही प्राप्त हो जाता है और समस्या को सामने ला करके अच्छी तरह से पहचान लेना तभी संभव होता है जब आप उसे ध्यान से सुन रहे हो। चैप्टर नंबर 20, पॉजिटिव कन्वर्सेशन फॉर सेलिंग। अगर आप अपने क्लाइंट के साथ डील क्लोज करना चाहते हैं तो आपको अपनी कन्वर्सेशन को पॉजिटिव रखना चाहिए। एक सेल्समैन को हमेशा उसकी वैल्यूज़, कमिटमेंट और अपने प्रोडक्ट और कंपनी की पॉलिसी की पूरी जानकारी होनी चाहिए। कभी भी क्लाइंट से बात करते समय टेक्निकल वर्ड्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। हमेशा सिंपल और आसानी से समझ में आने वाले शब्दों का उपयोग करें। क्लाइंट को छोटे छोटे फैसले लेने के लिए एनकरेज करें, इससे उसके लिए बड़े फैसले लेना आसान हो जाएगा। क्लाइंट की प्रॉब्लम को समझें और उसका सोल्यूशन देने की कोशिश करें। चैप्टर नंबर 21, एड्रेसिंग कस्टमर्स नीड। ग्राहकों की ज़रूरतों को सामने लाना। ऑथर कहते हैं कि दो तरह की ज़रूरतें होती हैं। पहला, जो दिखाई देती हैं, दूसरा जो दिखाई नहीं देती। दिखाई देने वाली ज़रूरतें वे होती हैं जिनके लिए क्लाइंट दर्द या फिर किसी प्रॉब्लम को महसूस करता है और बिना किसी के कहे भी उन्हें पूरा करने के लिए काम करता है। ये ज़रूरतें हैं दोस्तों, रोटी, कपड़ा, मकान। क्योंकि ये मजबूरी है, इसीलिए इनकी कीमत उतनी अधिक मायने नहीं रखती। और ना दिखने वाली ज़रूरतें वे होती हैं जिनके बारे में क्लाइंट को जानकारी दी जाती है, जिसके साथ उनको खरीदने के फ़ायदे और नए खरीदने के नुकसान बताए जाते हैं। जब हम सेलिंग प्रोफेशन की बात करते हैं तो ना दिखने वाली ज़रूरतों को पूरा करने की बात करते हैं। सेलिंग प्रोफेशन ना दिखने वाली ज़रूरतों को पूरा करने का अवसर होता है। जिस समय एक सेल्स प्रोफेशनल न दिखने वाली ज़रूरतों को सामने लाता है, वह क्लाइंट के मन में उसकी ज़रूरत पैदा करता है और अभी या फिर बाद में खरीदने के लिए इच्छा पैदा करता है। एग्जाम्पल के लिए, जब ऑथर लाइफ इंश्योरेंस बेचते थे उस समय अक्सर ऑथर से लोग कहते थे कि मुझे लाइफ इंश्योरेंस की क्या ज़रूरत है, मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला, मेरे पास अच्छी हेल्थ है और मुझे लाइफ इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। वह क्या था जो वे नहीं समझ पा रहे थे? वह ये था दोस्तों कि अगर उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो वे जीवन बीमा पा ही नहीं सकते, क्योंकि तब वे पॉलिसी के लिए योग्य नहीं होंगे। उन्हें यह जानकारी देना कि लाइफ इंश्योरेंस एक लाइफ जैकेट की तरह होता है, जो अगर उनके पास ज़रूरत के समय नहीं होगी तो उन्हें ज़िंदगी में कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। चैप्टर नंबर 22, पीपल डोंट बाई स्पेशलिटी, दे बाई एडवांटेजेस। लोग खासियत नहीं खरीदते, वे फ़ायदा खरीदते हैं। ज़्यादातर सेल्स प्रोफेशनल सबसे बड़ी गलती तब करते हैं जब वे अपने प्रोडक्ट के साथ बैग भर करके इन्फॉर्मेशन ले जाते हैं और क्लाइंट को ज़बरदस्ती पकड़ करके अपने प्रोडक्ट की खासियत बताने लगते हैं। हमारा प्रोडक्ट इस चीज़ से बना है या उस चीज़ से, इस देश में बना है या फिर दूसरे देश में, इस बात से आपके क्लाइंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक प्रोफेशनल सेल्समैन जानता है कि हमेशा फ़ायदे यानी कि बेनिफिट्स बेचे जाते हैं, एडवांटेजेस या फिर स्पेशलिटीज़ नहीं। चैप्टर नंबर 23, ABC ऑफ सेलिंग। ABC मीन्स ऑलवेज बी क्लोज। यह सेल्स करने के अभ्यास के लिए अच्छा सिद्धांत है। किसी भी सेल्स को क्लोज करने के लिए टाइमिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बिल्कुल खाना पकाने के समान है। अगर खाने को जल्दी बाहर निकाल लिया जाए तो यह कच्चा रह सकता है और अगर ज़्यादा देर तक छोड़ दिया जाए तो यह जल सकता है। इसी तरह से सेल्स करने के लिए सही समय की पहचान करना ज़रूरी है और सही समय की पहचान करना आपको समय और एक्सपीरियंस के साथ आएगा। कैसे पता करें कि क्लाइंट खरीदने के लिए तैयार है या फिर नहीं? जब क्लाइंट आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछता है, जैसे
यह कितने कलर्स में अवेलेबल है, या फिर इसका साइज क्या है, या फिर इसकी डिलीवरी मुझे कब तक मिल सकती है। ये ऐसे सवाल हैं दोस्तों जिनसे पता चलता है कि क्लाइंट प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार है। और एक सेल्स प्रोफेशनल इसका जवाब कुछ इस तरह से देता है, जैसे क्लाइंट कहता है यह कितने कलर्स में अवेलेबल है। यहाँ पर एक अच्छा सेल्समैन कहता है 3 कलर्स, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। और ब्लू कलर के अंदर इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, आप कौन सा लेना पसंद करेंगे, ब्लू, रेड और ग्रीन। चैप्टर नंबर 24, सेल्स क्लोजिंग। एक सेल्स क्लोजिंग अच्छे प्रेजेंटेशन का नतीजा होती है। इसमें एक सेल्स पर्सन क्लाइंट को ऑर्डर देने के लिए रिक्वेस्ट करता है। एक अच्छा सेल्स प्रोफेशनल क्लाइंट की नीड को पहचानता है और ये भी जानता है कि उसे अपने प्रोडक्ट को कब और कहां पर ऑफर करना है। क्लाइंट की ज़रूरतों का सही समाधान प्रदान कर कस्टमर्स को सेटिस्फाइड करना ही उसका गोल होता है। वह विश्वास दिलाता है कि उसका प्रोडक्ट उसके वादे को पूरा करता है और उसके बाद वह लेन देन बंद कर देता है और सेल्स के बाद सर्विसेज देने के लिए आश्वस्त करता है और क्लाइंट और अपने लिए विन विन सिचुएशन क्रिएट कर आगे बढ़ता है। एक प्रोफेशनल सेल्समैन हमेशा अपने कस्टमर को ये एहसास करवाता है कि उसने जो खरीदारी की है वह उसके और उसकी संस्था के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि कस्टमर्स हमेशा इस चिंता में होता है कि कहीं वो किसी गलत प्रोडक्ट या फिर सर्विस को न खरीद ले जिससे उसकी गुडविल को हानि हो। यह शक और विश्वास की कमी ही ऑब्जेक्शन के रूप में सेल्समैन के सामने आती है। ऐसा बहुत कम बार देखा गया है जहां पर बिना किसी ऑब्जेक्शन के किसी भी सेल्समैन ने सेल्स को क्लोज किया हो। इनफैक्ट ऑब्जेक्शन सेल को क्लोज करने में हेल्प करती है, क्योंकि वे सेल्स पर्सन का ध्यान उस तरफ खींचती हैं जो कस्टमर के लिए ज़रूरी होता है। ऑब्जेक्शन को संभालना सेलिंग प्रोसेस का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ऑब्जेक्शन दिखाता है कि आपने क्लाइंट को इमोशनली छू लिया है। कभी भी ऑब्जेक्शन को पर्सनली नहीं लेना चाहिए, ये सिर्फ सवाल की तरह होते हैं जिसके बारे में ग्राहक आपसे जानकारी हासिल करना चाहता है। हमें ऑब्जेक्शंस की वजह को समझना चाहिए और उन्हें सही रूप में संभालने के लिए सही रास्ता अपनाना चाहिए। एक अच्छे वेल ट्रेंड सेल्स प्रोफेशनल के लिए हर एक ऑब्जेक्शन सेल्स को क्लोज करने का मौका देती हैं। यहाँ पर एक सेल्स प्रोफेशनल के सोचने समझने के गुण काम आते हैं और जब क्लाइंट कोई ऑब्जेक्शन उठाता है तभी असली रूप में वहीं से सेलिंग प्रक्रिया शुरू होती है। जब भी कोई कस्टमर किसी ऑब्जेक्शन को उठाता है वह असलियत में आपसे कहता है कि मैं अभी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, कृपया कर मुझे और अधिक जानकारी दीजिए, या फिर एक ऐसा कारण दीजिए जिसकी वजह से मैं आपके प्रोडक्ट या फिर सर्विस को खरीद लूं। यहाँ पर ऑब्जेक्शन को सुन करके एक अच्छा सेल्स प्रोफेशनल एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि उसे सेलिंग के टाइम टेस्टेड प्रिंसिपल्स को उपयोग करने का मौका मिल जाता है। यहाँ पर ऑथर ने हमारे साथ 7 स्टेप्स फॉर्मूला शेयर किया है जिससे आप किसी भी ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, कन्फर्म दी ऑब्जेक्शन, यानी कि आपत्तियों को सुनिश्चित करना। ये स्पष्ट करें कि आपने अपने क्लाइंट की ऑब्जेक्शन को समझ लिया है और असलियत में जो ऑब्जेक्शन उन्होंने उठाया है आप उसी का जवाब दे रहे हैं, ना कि टाल मटोल कर रहे हैं। स्टेप नंबर 2, आइसोलेट दी ऑब्जेक्शन, यानी कि आपत्तियों को अलग करना। अब यहाँ पर एक सेल्स प्रोफेशनल यह जानने की कोशिश करता है कि वास्तविक ऑब्जेक्शन क्या है या किसी और वजह से क्लाइंट ऑर्डर नहीं दे रहा है। स्टेप नंबर 3, एम्पैथी, यानी कि समान अनुभूति। समान अनुभूति का मतलब है कि आप कस्टमर के एहसास को खुद एहसास कर रहे हैं। एम्पैथी शो करती है दोस्तों कि जैसा आप महसूस करते हैं वैसा ही मैं भी करता हूँ। यह दूसरे आदमी को तकलीफ से छुटकारा दिलाने में आपको एक्शन लेने पर मजबूर करती है। स्टेप नंबर 4, आंसर द ऑब्जेक्शन, यानी कि आपत्तियों का जवाब देना। यहाँ पर एक सेल्स प्रोफेशनल फील, फेल्ट और फाउंड फॉर्मूले का उपयोग करता है। अगर आपका क्लाइंट आपसे कहता है कि मैं इतना महंगा प्रोडक्ट नहीं खरीद सकता, यहाँ पर एक सेल्स पर्सन सोचता है कि यह ऑब्जेक्शन है या फिर उसके हालात हैं। यहाँ पर उसका जवाब हो सकता है कि मिस्टर क्लाइंट, मैं समझ सकता हूँ कि आप कैसा महसूस करते हैं। ये कह करके सेल्स प्रोफेशनल अपने क्लाइंट को एम्पैथी शो करता है। वो बताता है कि कुछ दूसरे लोगों ने भी ऐसा ही महसूस किया था जब तक उन्होंने यह नहीं पाया कि इससे बढ़ोतरी इन्वेस्टमेंट से कहीं ज़्यादा है। स्टेप नंबर 5, रिकन्फर्म द आंसर, और उसके बाद एक बेहतरीन सेल्समैन अपने आंसर को दोबारा से कंफर्म करता है।
इस तरह से आप अपने क्लाइंट को जवाब दे करके संतुष्ट करते हैं और ये पता करते हैं कि आपके क्लाइंट ने इस आंसर को स्वीकार किया है या फिर नहीं। स्टेप नंबर 6, ट्रायल एंड क्लोज। यहाँ पर एक सेल्समैन जब अपने कस्टमर को दोबारा से सेटिस्फाइड कर लेता है वह क्लोज करता है। अगर आपने अपने क्लाइंट की ऑब्जेक्शंस का जवाब तसल्ली बख्श दिया है तो यही सही समय है जब आपको अपनी सेल्स प्रेजेंटेशन को क्लोज करना चाहिए। इस 7 स्टेप फॉर्मूले का उपयोग करके आप किसी भी ऑब्जेक्शन को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 26, कॉम्प्रोमाइज और बार्गेनिंग। हर एक कस्टमर अपने पैसों की पूरी कीमत चाहता है, इसीलिए वह कॉम्प्रोमाइज यानी कि समझौता या फिर बार्गेनिंग यानी कि सौदेबाजी करता है। ध्यान रखिए कि समझौते और सौदेबाजी में फ़र्क होता है। समझौता यानी कि कॉम्प्रोमाइज़ के अंदर क्लाइंट और सेल्समैन दोनों खुद को ऐसे पॉइंट पर पाते हैं जहां पर दोनों खुश होते हैं और यह सिचुएशन विन विन सिचुएशन होती है। लेकिन सौदेबाजी या फिर बार्गेनिंग वहां पर होती है जहां पर कस्टमर्स प्रोडक्ट की कीमत को ज़्यादा पाता है। इसकी वजह से कस्टमर खुद को लूटा हुआ महसूस करता है। इसीलिए एक सेल्स प्रोफेशनल को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी सेल्स प्रेजेंटेशन के दौरान विन विन सिचुएशन क्रिएट करे जिससे क्लाइंट और आप दोनों का फायदा हो। चैप्टर नंबर 27, गोल सेटिंग फॉर सेल्स। दुनिया के सबसे सफल सेल्समैन हमेशा अपने गोल्स को सेट करते हैं क्योंकि वह गोल सेटिंग की पावर को जानते हैं। हमारे गोल्स हमें डायरेक्शन देते हैं कि हमें कहाँ जाना है। जिस मंजिल को हमने कभी डिसाइड नहीं किया हम वहाँ पर कभी भी नहीं पहुँच सकते। एक रिसर्च के अनुसार दुनिया में सिर्फ 3% लोगों के पास ही रिटन गोल्स होते हैं और बाकी 97% लोगों के पास कोई भी रिटन गोल नहीं होता। इसलिए इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है कि दुनिया की 97% वेल्थ दुनिया के सिर्फ 3% लोगों के पास है। एक सफल प्रोफेशनल अपने लिए स्मार्ट गोल डिसाइड करता है जिसमें एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक यानी कि स्पष्ट होना। ऑथर कहते हैं कि आपको अपने गोल्स को हमेशा स्पष्ट रखना चाहिए। एम स्टैंड्स फॉर मेजरेबल यानी कि आपके गोल्स मापने योग्य होने चाहिए। ऐसे गोल्स कभी भी डिसाइड न करें जो आप माप नहीं सकते। ए स्टैंड फॉर अचीवेबल यानी कि आपको ऐसे गोल्स को डिसाइड करना चाहिए जिसे आप अचीव कर सकते हो। आर स्टैंड्स फॉर रियलिस्टिक। ऑथर कहते हैं कि आपको हमेशा ऐसे गोल्स को डिसाइड करना चाहिए जो कि वास्तविक हों और जिन्हें प्राप्त किया जा सके। टी स्टैंड फॉर टाइम बाउंड। यहाँ पर ऑथर हमें कहते हैं कि जब भी हम अपने किसी भी गोल को डिसाइड करते हैं तो हमेशा हमें उसके लिए समय का निर्धारण करना चाहिए कि कितने समय के अंदर हम इस गोल को अचीव कर लेंगे। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा सेल्स करूँगा तो क्या ये गोल है दोस्तों? जवाब है नहीं। यह सिर्फ एक डिजायर यानी कि इच्छा है क्योंकि यह न तो खास है और ना ही मापने योग्य है और ना ही टाइम बाउंडेड। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैं इस साल 10 लाख रुपए की सेल्स करूंगा तो यह एक गोल है दोस्तों क्योंकि यह स्पष्ट है कि मुझे इस साल के अंदर 10 लाख रुपए की सेल्स करनी है और ये टाइम बाउंडेड भी है दोस्तों क्योंकि मैंने इसके लिए 1 साल का समय चुना है और ये मापने योग्य भी है दोस्तों और इसे अचीव भी किया जा सकता है। चैप्टर नंबर 28, वैल्यू ऑफ टाइम। जैसे एक बिजनेसमैन के लिए स्टॉक की अहमियत होती है उसी तरह से एक सेल्समैन के लिए समय अहमियत रखता है। वह अपना समय बिना बात में यहाँ वहाँ घूमने में, गप्पे मारने में और चाय कॉफ़ी पीने में बर्बाद नहीं करता। एक अच्छा सेल्स प्रोफेशनल हमेशा अपने प्रायोरिटीज़ को डिसाइड करता है और एंश्योर करता है कि उसका समय हमेशा अहम बातों और अहम लोगों के साथ बीते। किसी चीज़ के लिए यह समय अच्छा या फिर बुरा हो सकता है लेकिन समय हमारे पास यही है। एक अच्छा प्रोफेशनल अपने समय की अहमियत को समझता है और अपने समय पर अपनी कीमत का टैग लगाता है। वह रिसेप्शन पर 2 घंटे बैठ करके क्लाइंट का इंतज़ार नहीं करता बल्कि 10 से 15 मिनट इंतजार करने के बाद वह सेक्रेटरी के पास जा करके कहता है, लगता है कि मिस्टर एक्स इस समय बिजी हैं और मुझे अपॉइंटमेंट के लिए जाना है, इसीलिए एक दूसरा समय हमारे लिए डिसाइड कर दीजिए जो आपस में हम दोनों के लिए सुविधाजनक हो। यहाँ पर खास लफ्ज़ है दोस्तों, हम दोनों के लिए, क्योंकि एक सेल्स प्रोफेशनल हमेशा अपने और दूसरे के समय को महत्व देता है। समय एक नाश होने वाली चीज़ है दोस्तों। यह जानते हुए भी सिर्फ कुछ लोग ही इस अनमोल चीज़ की कीमत को पहचानते हैं। आप इसका उपयोग करते हैं या फिर इसे खोते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। कमीशन सेल्समैन को कभी भी पेमेंट उसके एफर्ट्स के लिए नहीं मिलती बल्कि उसके रिजल्ट के लिए मिलती है।
इसीलिए आपको अपने समय का उपयोग प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए करना चाहिए। यहाँ पर ऑथर ने हमें अपने समय के अच्छे इस्तेमाल के लिए कुछ एडवाइस दी है, जैसे अपने हर एक क्लाइंट को सही रूप से परखें और उसके बारे में ज़रूरी जानकारी हासिल कर लें और अपने क्लाइंट को हमेशा 3 हिस्सों में बांटिए। पहला हॉट, उसके बाद वार्म और उसके बाद कोल्ड। सबसे पहले आपने एक्साइटेड यानी कि सबसे हॉट कस्टमर से जा करके मिलिए और उसके बाद वार्म यानी कि जो उत्साही नहीं है उसके पास जाइए और सबसे लास्ट में कोल्ड यानी कि जिस क्लाइंट के अंदर किसी भी तरह की कोई एक्साइटमेंट नहीं है उसके पास जाइए। बिना अपॉइंटमेंट के मिलने वाले लोगों को कभी भी अपने से मिलने की इजाज़त न दें। बिना वजह दोस्तों को इधर उधर कॉल न करें और अपने साथ ही अपने दोस्तों का समय भी बर्बाद न करें। अपने एक्शन से ग्राहकों को ये दिखाएं कि आप उनके समय का आदर करते हैं और रात को अच्छी नींद लीजिए। अच्छी तरह आराम किया हुआ शरीर और दिमाग अगले दिन ज़्यादा एक्साइटेड और पावरफुल होता है। अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रखिए। खाली समय के अंदर मोटिवेशनल बुक्स पढ़िए या फिर उनकी ऑडियो बुक समरी सुनिए, जैसा कि आप इस समय इस वीडियो समरी को देख करके कर रहे हैं। इस तरह से आप अपने समय का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 29, वाई सेल्स पर्सन फेल, यानी कि आमतौर पर सेल्समैन क्यों फेल हो जाते हैं। इसका एक खास कारण है दोस्तों, क्योंकि वे अपनी अर्निंग को हासिल करने का तरीका और उसे बढ़ाने के नियम को नहीं समझते और ना ही उनमें विश्वास करते हैं। सबसे बड़ी मिथ्या ये है दोस्तों कि वे समझते हैं कि बिजनेस उनके पास खुद चल करके आएगा, लेकिन सेलिंग प्रोफेशन में बिजनेस हमारे पास कभी भी चल करके नहीं आता, बल्कि हमें बाहर जा करके इसे हासिल करना पड़ता है। सफल सेल्समैन हमेशा खुद को और अपनी जिम्मेवारियों को स्वीकार करते हैं और असफल लोग अपने भाग्य, कुंडली, कंपनी, उत्पाद, मौसम और न जाने किन किन चीज़ों को दोष देते रहते हैं और यही उनकी असफलता का सबसे बड़ा कारण होता है। चैप्टर नंबर 30, सेल्फ एग्जामिनेशन एंड डिटर्मिनेशन, यानी कि खुद को जांचना और बेहतर करने का संकल्प करना। एक सफल सेल्समैन हर एक सेल्स के क्लोज करने के बाद अपनी प्रेजेंटेशन को परखता है और यह सोचता है कि आज उसने इस प्रेजेंटेशन के अंदर क्या अच्छा किया और क्या है जो उसे नहीं करना चाहिए था। अगर आप सेल्स प्रोफेशन के अंदर हैं और उसमें ऊंचाइयां छूना चाहते हैं तो आपको हमेशा अपनी हर एक प्रेजेंटेशन को इवैल्यूएट करना चाहिए। आप जितना ईमानदारी के साथ इसे करेंगे आप उतनी ही तरक्की हासिल करते जाएंगे। हमेशा अपने आप से सवाल पूछिए कि अगर मुझे दोबारा से वही प्रेजेंटेशन करने का मौका मिले तो क्या चीज़ है जो मैं अलग तरीके से करूँगा। इस तरह से खुद के अंदर छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स ला करके आप खुद को सफल सेल्समैन बना सकते हैं। चैप्टर नंबर 31, वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स। हमारी विश्वसनीयता यानी कि क्रेडिबिलिटी ही हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को तय करती है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी ही सिर्फ एक कारण नहीं है जिसकी वजह से हमें अपनी वैल्यूज़ का सम्मान करना चाहिए। अगर प्रॉफिटेबिलिटी एकमात्र कारण है तो ऐसे में एक सेल्समैन एक्टिंग कर रहा है और उसे हॉलीवुड या फिर बॉलीवुड में काम करना चाहिए। हर एक सेल्समैन को अपनी वैल्यूज़ का सम्मान करना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हम उनमें विश्वास रखते हैं। कैरेक्टर का मतलब है दोस्तों कि चाहे कोई भी हमें देख रहा हो या न देख रहा हो, तब भी कुछ काम ऐसे होते हैं दोस्तों जिनको हम नहीं करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको किसी भी प्रोफेशन के अंदर सफल होना है। एक बात हमेशा याद रखिए कि अनैतिक लोग चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, हर चीज़ और हर काम में बेइज्जती लाते हैं। एक अच्छा सेल्स प्रोफेशनल अपनी आत्मा और वैल्यूज़ के गाइडेड प्रिंसिपल्स बनाता है और हर एक सिचुएशन में उन सिद्धांतों पर टिका रहता है। उसके सिद्धांत एक लाइट हाउस या फिर ध्रुव तारे की तरह काम करते हैं और उसे सही मंजिल की तरफ ले जाते हैं। एक अच्छे प्रोफेशनल के पास अलग अलग हालातों में अलग अलग असूल नहीं होते, बल्कि वो हर सिचुएशन में अपनी मोरल वैल्यूज़ को फॉलो करता है। वेल फाइनली दोस्तों, आज की इस वीडियो समरी में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो समरी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और इस वीडियो समरी ने आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा वैल्यू ऐड की होगी। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। वी लव यू ऑल दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।